हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th जीव विज्ञान का चौथा अध्याय जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत मैं आपको तीसरा भाग पढ़ाऊंगा। इस भाग के अंतर्गत आप पढ़ोगे बांध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। बांध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी में आप पढ़ोगे जो बांझपन होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बच्चे की उत्पत्ति ना हो पाती है, उसमें इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं बांध्यता या सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो आइए, हमारे पास हेडिंग पड़ी है, यहाँ पे देखिए हेडिंग है बांध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगर हम बांध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी की बात करें तो आप भी जानते हो इस विश्व में, संसार में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ है जिनके पास बच्चे ना है। तो उनका निवारण कैसे किया जाता है, कौन कौन सी तकनीकों द्वारा उनको संतति की उत्पत्ति कराई जा सकती है, इन सब तकनीकों के बारे में आप इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बांध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी है क्या। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए, विश्व में अनेकों दंपति बंध हैं, अर्थात छित संभोग के पश्चात भी दंपति द्वारा संतानोत्पत्ति न कर पाना ही बांध्यता एवं बांझपन कहलाता है। देखिए जरा इसमें लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए क्या लिखा है, हम समझा देते हैं इसको। लिखा है विश्व में अनेकों दंपति का मतलब होता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं। अनेकों दंपति कैसे हैं, बंध का मतलब बांझ है, अर्थात छित संभोग का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया संभोग की क्रिया है। जैसे मान लीजिए मादाओं में 14वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है, तो 14वें दिन से पहले और उसके जस्ट बाद वाले दिन को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इन दिनों को आप संभोग करिए, जिसके कारण निषेचन की क्रिया संभव हो सकती है। तो उसको कहा जाता है छित संभोग। आइए आगे, छित संभोग के पश्चात भी दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति ना कर पाना बांध्यता एवं बांझपन कहलाता है। अब देखिए आगे, बांध्यता स्त्री एवं पुरुष दोनों में हो सकती है। अगर हम बांध्यता की बात करें, बांझपन जो ये रोग है वो किसमें स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों में हो सकती है, स्त्री एवं पुरुष दोनों में हो सकती है। अब हम बात करें इनके कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं बांध्यता के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कारण में रोग जन्य, मतलब रोग के कारण भी ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बीच में संतान उत्पत्ति ना हो। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो दूसरे पॉइंट की बात करें, शारीरिक प्रतिरक्षात्मक, मतलब कहने का प्रतिरक्षा प्रणाली भी कुछ होती है इसमें, उसका भी योगदान होता है। तीसरा पॉइंट जन्म जात, मतलब ये रोग जो है जन्मजात भी हो सकता है। चौथा पॉइंट मनोवैज्ञानिक हो सकता है। अब देखिए, मतलब सोच विचार पे भी ये डिपेंड होता है कि मतलब मनोवैज्ञानिक के रीजन भी हो सकता है जो दो लोगों के बीच में संतान उत्पत्ति ना होती है। अब देखिए, अगर देखा जाए इसको तो इस अवस्था में दंपति को
उत्कृष्ट सहायता द्वारा संतान उत्पन्न कराना सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। अगर हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी की बात करें, ऐसे लोग जिनके पास बच्चे का निर्माण नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो किस तकनीक की सहायता ली जाती है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है, जिसको कहते हैं ART। अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये निम्न प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? निम्न प्रकार से। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। विश्व में ऐसे अनेकों दंपति होते हैं जो कैसे होते हैं? बंध होते हैं। ये बांधता जो है महिला और पुरुष बांझपन जो है दोनों में हो सकता है, और इसके कारण कई भी हो सकते हैं। जन्मजात भी हो सकते हैं, रोग के कारण भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर बच्चे की आवश्यकता है तो वो लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हैं, जिसके कारण उत्कृष्ट, कहने का मतलब अच्छे बेबी का निर्माण हो सकता है। आइए हम देखें ये जो निम्न कारण हैं, बांधता दूर करने के निम्न कारण हैं, कौन कौन से निम्न कारण हैं। अगर हम बात करें तो कारण में सबसे पहला पॉइंट है IUI। इसको कहा जाता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अब देखिए, कहने का मतलब है IUI के द्वारा भी बांधता को हम दूर कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसमें, तो इसको जरा समझिए आप लोग, है क्या IUI? मतलब इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है, हम लिख देते हैं, देखिए आप लोग, इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम या कम सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब है IUI हम उनपे फॉलो करते हैं, ऐसी महिला जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु क्या कम बनते हैं, और अगर बनते हैं तो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। मतलब वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए। तो आगे में लिखेंगे, इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम या कम सक्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे पति के वीर्य से क्या किया जाता है? शुक्राणु, मान लीजिए क्या है, शुक्राणु को निकाला जाता है और महिला के कहां पर? योनि या तो गर्भाशय में ले जाके छोड़ दिया जाता है। और जब महिला की योनि और गर्भाशय में ले जाके छोड़ दिया जाएगा तो अंडाणु से वो निषेचन कर लेगा। जैसे मान लीजिए इस स्थिति में हो क्या सकता है
कि अगर शुक्राणु कमजोर हैं तो वहां तक अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जब टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं, और जब निषेचन की क्रिया होगी नहीं तो गर्भधारण होगा नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, IUI का उपयोग करते हैं, मतलब पुरुष के वीर्य से शुक्राणु को निकालते हैं और मादा के योनि या गर्भाशय में ले जाके छोड़ दिया जाता है, जहां से आराम से वो जाके अंडाणु से मिल सकते हैं। इस तरह से अब देखिए दूसरे अगर पॉइंट को देखा जाए तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट बाध्यता दूर करने का जिफ्ट। क्या है, जिफ्ट। अगर हम बात करें जिफ्ट की तो इसको कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम बात करें जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की तो इसको कहा जाता है युग्मनज अंतः अंड वाहिनी स्थानांतरण। अब देखिए पूरा लिख दिया है, मतलब कहने का जिफ्ट का मतलब क्या होगा, ये पूरी तरह से आपको समझा दिया गया है। देखिए है क्या, युग्मनज। युग्मनज कब बनेगा, कहने का मतलब जिफ्ट का उपयोग हम कब करते हैं, ऐसी स्त्री जिसमें अंड वाहिनी का वह पथ खराब है जहां पे दो लोग मिलते हैं। कहने का मतलब संकीर्णन पथ खराब है जहां पे निषेचन की क्रिया होनी चाहिए। अब देखिए अंडाशय से अंडाणु निकला, यहाँ पे पहुंचा है, और फिर इसके बाद शुक्राणु इधर से गया, वो भी यहीं पे पहुंच गया, लेकिन तो ये दोनों लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तब हम किसका उपयोग करते हैं, जिफ्ट का उपयोग करते हैं। जिफ्ट में लिखा गया है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इस विधि में हम किसको, शुक्राणु को और किसको, अंडाणु को, शुक्राणु को और अंडाणु को लेते हैं और प्रयोगशाला में परख नली में हम शुक्राणु को और अंडाणु को क्या करते हैं, डाल देते हैं। और जब ये शुक्राणु अंडाणु 8 कोशिका, कितने कोशिका, 8 कोशिकीय तक हो जाता है, तो इस 8 कोशिकीय शुक्राणु को हम 8 कोशिकीय शुक्राणु को हम कहां पर, अंडवाहिनी पे ले जाके रख देते हैं। किसको, युग्मनज को। ये क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को जब मिलाया गया प्रयोगशाला में तो ये क्या बन गया, युग्मनज। युग्मनज। अब इस युग्मनज को कब, जब ये 8 कोशिकीय हो जाए, मतलब कहने का अगर देखा जाए तो 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे में 8 कोशिकीय हो जाएगा। इस 8 कोशिकीय युग्मनज को उठाकर कहां, अंडवाहिनी में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है क्या, जिफ्ट। तो लिखा गया जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। मतलब कहने का ऐसी महिला जिसका वह पथ खराब है, चौराहा खराब है जहां पे निषेचन की क्रिया होनी है, तब हम पति के वीर्य से शुक्राणु को और पत्नी के अंडाणु को हम लेंगे और प्रयोगशाला में दोनों का निषेचन करवाएंगे। जब वह 24 घंटे के पश्चात 8 कोश की अवस्था में चले जाएंगे तो उसको अंडवाहिनी में ले जाकर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस क्रियाविधि को, यह क्रियाविधि कैसे की जाती है, लैप्रोस्कोपी द्वारा। किसके द्वारा, लैप्रोस्कोपी द्वारा यह काम किया जाता है। समझे। अब हमारे पास है चौथा पॉइंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाध्यता को दूर कर सकते हैं। सॉरी, तीसरा पॉइंट हमारे पास है। आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कौन सा, गिफ्ट, GIFT। अब देखिए गिफ्ट का मतलब पूरा क्या होगा, तो अगर देखा जाए तो गिफ्ट को कहा जाता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर इसकी बात करें
तो युग्मक अंतः अंड वाहिनी स्थानांतरण। अब देखिए युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण मतलब कहने का ऐसी महिला जिसके अंडाशय में अंडाणु जो है, अंडाशय में कौन अंडाणु नहीं बन रहा है, ऐसी महिला जिसके अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहा है तो वह दूसरे महिला से अंडाणु को क्या करेगी, गिफ्ट लेगी। और जब अंडाणु को गिफ्ट लेगी तो उस अंडाणु को गिफ्ट लिया जब जाएगा तो चिकित्सक के द्वारा, मान लीजिए ये महिला है, इसमें अंडाणु नहीं बन रहा है, अब इसको अगर बच्चे की आवश्यकता है तो हम दूसरी महिला से अंडाणु को लेंगे और संकीर्ण पथ पर रख देंगे। और जब संकीर्ण पथ पर रख देंगे तो वह निषेचन की क्रिया और आगे की प्रक्रिया के लिए कैसी है, बिल्कुल अच्छी है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर संकीर्ण पथ पे रख दिया गया है तो इधर से शुक्राणु जाएंगे और क्या युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, और युग्मनज का निर्माण हो जाएगा आगे गर्भाशय में भ्रूण आगे चिपक जाएगा। समझे? तो इस क्रिया को कहा जाता है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। कहने का मतलब यह तकनीक तब काम आती है ऐसी महिला जिसका अंडाशय खराब होता है, उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। इस स्थिति में वह महिला दूसरी महिला से अंडाणु को गिफ्ट मांगेगी और गिफ्ट को ले जाकर कहाँ पर, संकीर्ण पथ पर रख दिया जाएगा, और संकीर्ण पथ पर रख दिया जाएगा आगे का काम वो करने के लिए सक्षम होती है। इस तरह से यह तीसरा काम पूरा हुआ गिफ्ट के लिए। अब हमारे पास हेडिंग है चौथी, जिसको कहा जाता है IVF। IVF को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। IVF को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं अंतः पात्रे निषेचन। अंतः पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जरा यह क्या है, IVF क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं इस तकनीक का उपयोग ऐसी स्त्री में किया जाता है जिनमें गर्भ धारण नहीं होता है। कहने का मतलब IVF जो है, IVF का उपयोग हम कब करेंगे, ऐसी महिला में उपयोग करेंगे जिनमें गर्भ ही नहीं होगा, गर्भ धारण ही नहीं होगा। अंडाणु मासिक चक्र हो रहा है, अंडाणु बन रहे हैं, अंडाणु अपने चौराहे पे पहुंच रहे हैं और निषेचन की क्रिया भी हो रही है, लेकिन तो उसके बाद जब गर्भाशय में वह निषेचित युग्मनज जा रहा होता है तो वहां पे वह उसको थमने नहीं देते, रुकने नहीं देते, मतलब गर्भ को धारण नहीं होने देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IVF का उपयोग करते हैं। लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक का उपयोग ऐसी स्त्री में किया जाता है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इस अवस्था में पति के शुक्राणु तथा मादा से अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित कराया जाता है। अब देखिए ऐसी महिला जिसमें गर्भधारण ही नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए शुक्राणु को लेते हैं, किससे,
पति से हमने क्या लिया, शुक्राणु लिया, और इधर पत्नी से किसको लिया, अंडाणु को लिया। और जब अंडाणु को लिया और शुक्राणु को लिया तो प्रयोगशाला में हमने क्या कर दिया, इसका निषेचन करवा दिया। ये क्या हो गया, यह युग्मनज बन गया, युग्मनज। अब देखिए जब युग्मनज इस तरह से बन गया तो युग्मनज कितना बना, ये युग्मनज जो है ये 32 कोशिका, कितने कोशिका, 32 कोशिकीय हो गया। इस 32 कोशिकीय युग्मनज को हम कहां पर, मादा के गर्भाशय में, मतलब यहां पर लाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इस 32 कोशिकीय युग्मनज को इस माता के गर्भाशय में लाकर क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और वो आगे का काम करने में सक्षम होती हैं। अब देखिए जब इतना काम कर दिया जाता है तो इसको कहा जाता है, इस क्रियाविधि को कहा जाता है भ्रूण स्थानांतरण या अंतः पात्रे निषेचन। क्या कहता है, अंतः पात्रे निषेचन, या तो इसकी जो तकनीक है, तकनीक, इस तकनीक को, इस पूरे तकनीक को कहा जाता है परख नली शिशु। क्या कहा जाता है, परख नली शिशु, या तो कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। एक बार सुनिए जरा, ऐसी महिला जिसमें गर्भधारण नहीं होता है, इस अवस्था में पति के शुक्राणु को और किसके, मादा के अंडाणु को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, निषेचित कराया जाता है। यहाँ पे निषेचित हो गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज कितने कोशिका तक, 32 कोशिका तक। तब हमने कहां पर इसको, भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया, कहां पर, गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया। और जब गर्भाशय में इसको स्थानांतरित किया तो इस क्रिया को कहा जाता है अंतः पात्रे निषेचन। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक को कहा जाता है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। आइए देखते हैं क्या है। विश्व में सबसे पहले परख नली शिशु का जन्म, विश्व में सबसे पहले अगर देखा जाए परख नली शिशु का जन्म किसने करवाया, स्टेप्टो एवं एडवर्ड। किसने, स्टेप्टो एवं एडवर्ड। अगर देखा जाए विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो निर्माण था वो किसके द्वारा होगा, स्टेप्टो एवं एडवर्ड नामक ये लोग क्या थे, वैज्ञानिक। क्या थे, वैज्ञानिक के प्रयास द्वारा, किसके प्रयास द्वारा, कब, 25 जुलाई 1978 में, कहां पर, ब्रिटेन। कहां पर, ब्रिटेन के ओल्धम शहर में सबसे पहले परख नली शिशु का जन्म किसने कराया, स्टेप्टो एवं एडवर्ड ने। और वो भी कहां पर, तो देखा जाए 25 जुलाई 1978 में, कहां, ब्रिटेन के ओल्धम शहर में हुआ। और जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, पहला टेस्ट ट्यूब बेबा, ये क्या था, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी एक लड़की थी जिसका नाम लुईसी
जॉय ब्राउन था। क्या था? पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइसी जॉय ब्राउन था। इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ। अब हमारे पास एक तकनीक और बची है, 5वीं तकनीक। देखिए वो क्या है। अगर हम बात करें 5वीं तकनीक की, तो इसको कहा जाता है परपोषी मातृत्वता। परपोषी मातृत्वता, या तो इसको कहा जाता है होस्ट मदरिंग। क्या कहा जाता है? होस्ट मदरिंग, या तो कहा जाता है सरोगेट माँ। क्या कहा जाता है? होस्ट मदरिंग, सरोगेट माँ, या परपोषी मातृत्वता। अब देखिए है क्या एक्चुअली में परपोषी मातृत्वता? कहने का मतलब है ऐसी महिला जिसमें गर्भ में बच्चे का निर्माण ही नहीं होता, मतलब गर्भ में बच्चा रुक ही नहीं पाता है। कहने का मतलब महिला में मासिक चक्र हो रहा है, महिला का अंडाशय सही है, महिला का निषेचन पथ सही है, समझे ना, लेकिन तो महिला का क्या, गर्भाशय खराब होने के कारण यहाँ गर्भाशय में बच्चे नहीं रह सकते, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये जो परपोषी मातृत्वता होंगी, मतलब एक जो महिला है वह दूसरी महिला से गर्भाशय उधार लेगी और अपने भ्रूण को उसके गर्भाशय में रोपित करवा देगी और उसके गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होगा और प्रसव के बाद उस बच्चे को क्या करेगी, वापस ले लेगी। इस क्रियाविधि को कहा जाता है होस्ट मदरिंग। तो हमारी ये जो थी आज की, ये आज का जो लेक्चर था बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में, ये आपको बिल्कुल उम्मीद है कि पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर पूर्ण रूप से समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।